अब देखो, अरे आरएनटी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, आरएनटी, और क्या है? चलो आ जाओ इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बातें मत करो। हो गई क्या बातें? हो गई तो पढ़ लो, और क्या। हाँ, कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था मार्केटिंग कॉस्ट के क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से हायर मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, सीएसीपी। सीएसीपी जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंटली जो है इस पे थोड़ा ज्यादा काम किया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी 3-4 दिन पहले है ना, तो भारत सरकार से टीम आती है जिसमें 3 लोग आते हैं, है ना। तो वो ये देखने आते हैं कि यार हम जो ये स्कीम चला रखी है हमने, है ना, जिसके अंदर अपन कह रहे हैं कि फार्मर्स को एमएसपी मिलती है, तो ये एमएसपी क्या फार्मर के लिए एडिक्वेट है, पर्याप्त है, या कहीं अपन ने ज्यादा तो डिसाइड नहीं कर रखी है, या कम तो नहीं है। इसके लिए वो आके देखते हैं कि एक्चुअल में फार्मर्स की कंडीशन क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर क्या कर रखा है, जैसे हर एक स्टेट के अंदर सेलेक्ट कर रखा है, हर एक स्टेट को सिलेक्ट कर रखा है। उसमें जैसे अपने यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे MPUAT है ना, जो यूनिवर्सिटी है, इसको इन्होंने क्या रख रखा है, इसको नोटिफाई कर रखा है कि आपको क्या करना है। जो यूनिवर्सिटी है उसको, राजस्थान के अंदर एमपीटी यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने कह रखा है कि आप अपने कुछ एम्प्लॉइज जो हैं रहेंगे किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रहेंगे किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, ये जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है ना उदयपुर के अंदर, पहले बीकानेर था लेकिन बाद में वहां पे कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कहाँ पे आ गया, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी के पास आ गया। तो ये क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट करवाते हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट निकालते हैं, और फिर इसके अंदर जो है ये क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। तो ये जो सीएसीपी है ये तो सेंट्रल लेवल पे चल रही है, और हर एक स्टेट के अंदर उसको किस नाम से जानते हैं, सीसीपीसी, किस नाम जानते हैं, सीसीपीसी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप। और ये जो चल रहा है ये हमारे जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं हूँ, है ना, वहाँ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, सीसीपीसी, ठीक है ना। और मैं उसी के अंदर हूँ। तो इसके अंदर जो टीम आई थी उस टीम को लेकर के मैं पाली गया था, ठीक है ना, पाली गया था, पाली ले जाके मैंने उन फार्मर्स की फील्ड की क्या क्या डेटा हम लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे अलग अलग आरटी डिवाइड कर रखी है, आरटी बोलते हैं उनको। तो जैसे RT11 है, नाम दे रखा है 11 से लेकर के 32 तक। तो 11 के अंदर जैसे होगा फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनकी एज है, क्या लिटरेसी है, क्या डिपेंडेंट है, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, है ना। उसके बाद में एक उनके जो फार्मर्स हैं पूरे पूरे उनकी लैंड के बारे में, है ना, जो लैंड इन्वेंट्री होती है लैंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि ये इरीगेटेड है कि अनइरीगेटेड है ना। फिर उसके बाद में वो इरीगेटेड लैंड है उस पर वो कौन कौन सी क्रॉप लेता है, खरीफ में कौन सी लेता है, रबी में कौन सी लेता है ना। अगर उसके पास में कोई ऑर्चर्ड है तो ऑर्चर्ड में पेरिश क्या बोलते हैं, पेरिनियल अगर क्रॉप लेता है तो वो कौन सी लेता है ना। उसके बाद में फिर उसके पास में एनिमल है, तो एनिमल में क्या है, काऊ है, बफेलो है, हाइब्रिड है, लोकल वेराइटी कौन सी है उसके पास में, कौन सी ब्रीड उसके पास में, वो सारा, उनकी एज क्या है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उनकी कल वैल्यू क्या है। कल वैल्यू का मतलब होता है कि जब एनिमल की डेथ हो जाती है, जब अपन उसको बेचते हैं ना, बेचते मतलब जब मरने के बाद फार्मर को जो पैसा मिलता है वास्तविकता में मिलता नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि सर देखो आप एक चीज तो आपकी यही गलत हो जाता है कि कल वैल्यू जो है ना, आप कल वैल्यू जो है गलत लगाते हो। जैसे अपन ये देखते हैं कि गाँव के अंदर अक्सर ऐसा होता है, कोई भी अगर जानवर मर गया ना तो उसको जमादार को बुलाना पड़ता है और उसको 50 रुपए 100 रुपए और देना पड़ता है। किसान को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप किसके केस में देखोगे कि बकरी के केस में, है ना, गोट, इनके केस में क्या होता है कि इनकी स्किन जो है काम आ जाती है। तो उस केस में अगर कोई लेने वाला आता है ना, कोई भी, उसको तो अपन कुछ पैसा ले लेता है ना। और मरे हुए को ले जा करके खिला दिया, आपको क्या पता किसको, कर सकते हैं ना, खिला सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़े है।
तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद में उस फार्मर के पास में क्या क्या इंप्लीमेंट्स हैं, क्या क्या मशीनरीज हैं, क्या क्या टूल्स हैं उनके पास में, है ना, वो सारे उनके पास केटल शेड है, स्टोरेज शेड है, या पंप हाउस है, या ट्रैक्टर के लिए शेड है, केटल शेड, सारे के सारे उसको कब बने थे, है ना, कौन सी ईयर में बने थे, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू है, ओरिजिनल जब बनाया था उस समय कितना पैसा लगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगे, ये सब सारा, सारे इंप्लीमेंट मशीनरी टूल्स वगैरह कब खरीदे थे, आज कितने की वैल्यू है, कितना, सारा सब अपन उसके अंदर रखते हैं। फिर एक आरटी होती है जिसके अंदर क्रॉप्स के बारे में होता है, क्रॉप जो होती है उसके सारे ऑपरेशन होते हैं, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के और लास्ट थ्रेसिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, घर तक नहीं लेके जाता तब तक। फील्ड प्रिपरेशन करेगा, सोइंग करेगा, मतलब इंटरकल्चर करेगा, सोइंग करेगा, इरिगेशन देगा, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर करेगा, वगैरह वगैरह, सारे सब हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी एक्टिविटीज होती है। एक वो होता है कि फार्मर कौन कौन सी सीड यूज कर रहा है, हाइब्रिड सीड यूज कर रहा है कि या फिर लोकल वेराइटी यूज कर रहा है, कितने में आ रहा है, क्या क्या फर्टिलाइजर यूज में ले रहा है, यूरिया ले रहा है, डीएपी ले रहा है, एसएसपी ले रहा है, क्या क्या ले रहा है, कौन कौन से केमिकल ले रहा है, कोई बायो फर्टिलाइजर यूज में ले रहा है, क्या ले रहा है, कितनी उनकी प्राइस है, किस क्वांटिटी में ले रहा है, पर हेक्टर कितना डाल रहा है। तो देख रहे हैं कि ईयर बाई ईयर जो है फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ट्रेंड देखते हैं ना, देखते हैं कि ईयर बाई ईयर जो है फर्टिलाइजर का जो है कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ईयर बाई ईयर देख रहे हैं तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी रेट जो है बढ़ती जा रही है कि नहीं ना। सीड है, सीड का जो अपन देख रहे हैं प्राइस जो है, हाइब्रिड सीड आ रहा है, हाइब्रिड सीड की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, फार्मर कब बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी में बेच रहा है, कितना रख रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे। एनिमल है तो एनिमल को क्या खिला रहा है, कंसंट्रेट खिला रहा है, मिक्स फीड खिला रहा है, ग्रेन खिला रहा है, क्या खिला रहा है, ऐसे। और अगर मान लो उसका मशीनरी टूल्स है तो उसका क्या क्या रिपेयर मेंटेनेंस का कितना खर्चा आता है ना। और गाय के, भैंस के, जो भी एनिमल है उसका डंग कितना निकल रहा है, मिल्क कितना निकल रहा है, कितना कहाँ बेच रहा है, सेल कंजम्पशन के लिए मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है तो किस बेसिस पे अपन उसको सेल कर रहे हैं, ऐसा पूरा डेटा जो है हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं, फील्ड के अंदर जो है हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगा रखा है। अब मैं चाहता हूं इंस्पेक्शन के लिए, तो इंस्पेक्शन के लिए हम देखते हैं कि वास्तविकता में जो फार्मर है उस फार्मर ने जो एरिया है उसके अंदर क्या क्रॉप उसने ग्रो कर रखी है। कई बार ऐसा होता है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वहां जाता ही नहीं है, उसको पता भी नहीं होता कि फील्ड में कौन सी क्रॉप होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने मन मर्जी से डेटा लिख देते हैं। 2015 की बात में मैं आत्मा में काम करता था, ठीक है, मेरी पोस्टिंग वहाँ जयपुर चाकसू में थी। तो वहां पे एक मीटिंग चल रही थी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो है ना, एडी जो है वो ले रहे थे। वहां पे क्या हुआ कि एक भरतपुर के एक सुपरवाइजर थे, वो भी बैठे हुए थे मीटिंग में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सर ऐसा है कि हमारे गांव के अंदर एक फार्मर है जिसके पास में 1 हेक्टर लैंड थी, लेकिन आजकल उसने प्रोडक्शन बंद करके वहां पे क्या कर लिया, उसने अपना मकान बना लिया और आगे गार्डन बना लिया। लेकिन आज भी जो है प्रोडक्शन उसका ऐड हो रहा है कृषि पंप भवन के अंदर। इसका जो प्रोडक्शन है ना, जो पहले जो पटवारी ने जो, पटवारी का भी यही हाल है, सुपरवाइजर का भी यही हाल है। पटवारी को हर एक फार्मर के हर एक पार्सल प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए कि इस फार्मर के 4 खेत है, 5 खेत है, कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे है वहाँ क्या क्या ग्रो करता है वो। पटवारी का काम यही तो है ना, काम यही है उसको। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है पटवारी पकड़ के लेके आते हैं, पटवारी देखता है कि हाँ किस खसरा नंबर, किस फार्मर के किस खसरा नंबर के कौन ओनर है, कितना उसके पास जमीन है, सारा पटवारी को पता होता है। तो उस कंडीशन में उसने कहा कि यार पहले भी यहाँ प्रोडक्शन होता था, आज भी इस प्रोडक्शन को ऐड कर रहे हैं अपन, आज भी ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसने कुछ भी कह दिया, बाद में उसको एडी को एपीओ भी कर दिया था, है ना। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है कि आज भी कई कई सारा एरिया तो ऐसा है जो कमर्शियलाइज हो गया है, बिल्डिंगें बन गई वहां पे, है ना, प्लॉट कट गए, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी ऐड होता जा रहा है। वो हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सारे के सारे डेटा को हम देखते हैं कि वास्तविकता में ये जो सुपरवाइजर डेटा ले रहे हैं ना इस फार्मर का, जो भी मैंने भी सारा बताया, सारा वास्तविकता में कैसे क्या है, सारा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कैसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, वास्तविकता में है कि नहीं है, फार्मर के फैमिली में कितने लोग हैं, कितने एनिमल है, क्या क्या उसके पास मशीनरी टूल्स वगैरह, सारी इन्वेंट्री हम देखते हैं। उसके बाद में फिर उसको ओके करते हैं, वो जो डेटा आता है हमारे पास आता है, फिर मैं उसको चेक करता हूँ, फिर चेक करने के बाद में फिर हम उसको कहाँ भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। उसको दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली में वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैसे डिप्रिसिएशन निकालना है, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, कैसे क्या, सारा सब कुछ वहीं पे होता है। और फिर उन डेटा के आधार पे वो क्या करते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि कॉस्ट कंसेप्ट होता है। कॉस्ट कंसेप्ट आपने सुना होगा ना, कॉस्ट कंसेप्ट सुना है ना। अरे भाई कॉस्ट कंसेप्ट सुना है ना नाम आपने। कॉस्ट जो है, कॉस्ट C1 होती है, C2 होती है, सॉरी A1, एक मिनट, A1 होती है, A2 होती है ना, B1 है, B1 है, B2 है, और C1 है, C2 है, और C3 है। कॉस्ट कंसेप्ट है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है ये दो अलग अलग चीज है ना। अगर कॉस्ट पर क्विंटल निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और पर हेक्टर जो किसान की कॉस्ट लगी है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं।
एक हेक्टर के अंदर क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक हेक्टर के अंदर क्रॉप को ग्रो करने पे जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक हेक्टर के अंदर जैसे बात करें वीट है, तो वीट जो है उसका एक हेक्टर के अंदर कितना होता है प्रोडक्शन, मान लो 40 से 45 क्विंटल होता है ना। तो ये तो हो गया 40 से 45 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में तो उसको डिवाइड कर देंगे तो पर क्विंटल निकल के आ जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा था। तो ये जो है कॉस्ट कंसेप्ट है, इस कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर जो है ये अलग अलग कॉस्ट होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ये अपन को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अपन देखते हैं कि कॉस्ट A1 होता है, उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट जो कॉस्ट होती है फार्मर की कौन कौन सी आती है। तो जितना भी पैसा कैश में फार्मर के पास से गया है, सीड खरीदने में, मैनवर खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल वगैरह जो है उसको खरीदने के अंदर, इरिगेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह जो गया है, उन सभी चीजों को। तो जो सारा का सारा जो है ना, इसके अंदर 15-16 आइटम आते हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, कॉस्ट A1 के आते हैं। उसके बाद में क्या है, कॉस्ट A2 है। कॉस्ट जो A2 होता है वो कॉस्ट A1 प्लस जो है लीज इनलैंड है ना, रेंट पेड फॉर लीज इनलैंड। लीज इनलैंड का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फार्मर है उसके पास में जमीन या तो नहीं है, और नहीं है मतलब या तो कम है या फिर नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे किसी काश्तकार की क्या करता है, जमीन लीज पे लेता है ना। तो उसके लिए जो रेंट पे करता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो है वो कॉस्ट A2 हो गई। और ये जो कॉस्ट A2 है, इस कॉस्ट A2 प्लस FL है ना, फैमिली लेबर, उसको ऐड करके अपन क्या करते हैं, MSP को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब इस पे काफी सारी रोड है, काफी सारा इसमें प्रॉब्लम आती है कि यार आप जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्विंटल जो प्रोड्यूस करते हैं वो, प्लस जो है FL फैमिली लेबर का भी उसके अंदर अगर कॉस्ट इंक्लूड कर दो तो उसको आप MSP क्या है आप डिसाइड कर लेते हो, MSP डिसाइड कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान को तो बहुत सारा और भी बहुत सारी कॉस्टेज वगैरह कॉस्ट आती है, तो वो भी आप ऐड करो, है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल पे है, तो लैंड रेवेन्यू है, बहुत सारी चीजें, मिसलेनियस चार्जेस वगैरह बहुत सारे खर्चे हैं, तो उन सबको ऐड करो ना आप। तो फिर MS स्वामीनाथन जो थे, उनकी एक, MS स्वामीनाथन का नाम सुना ही है, तो MS स्वामीनाथन ने फिर जो है अपना रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि आप ऐसा करो कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप क्या करो, उसका जो है 1.5 गुना जो है आप करके, जैसे सपोज करो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में अगर उसका 100 रुपये लग रहा है, तो आप ऐसा करो उसको 1.5 गुना जो है क्या करो, आप 1.5 गुना क्या करो, उसको उसका पे करो। MSP जो है अगर मान लो 100 रुपये ये लग रहा है, तो उसको कितना दो आप, 150 रुपये दे दो। कितना दे दो, 150 रुपये दे दो। मार्केटिंग मार्जिन मिडिल मैन दोबारा बताओ, बताएंगे जब थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा बताएंगे बाद में। तो इस तरीके से तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है 1965 के अंदर, कब, 1965 के अंदर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, 1965 के अंदर, 1965 के अंदर, ठीक है ना। तो इसको रीनेम करके कब, 1985 के अंदर क्या कर दिया, CACP, इसका नाम क्या कर दिया फिर यहाँ पे, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे CACP के अंदर जो है ये क्या करता है, अब देखेंगे इसके अंदर कौन अनाउंस करता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन डिक्लेयर करता है, कब अनाउंस करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं जनरल, ठीक है। तो आपको सब आता है। जो CACP जो है वो क्या करता है, जो डेटा आ गए सारे, हमने डेटा भेज दिए, राजस्थान के डेटा जो है, जैसे राजस्थान में 15 जो है प्रिंसिपल क्रॉप सिलेक्टेड प्रिंसिपल क्रॉप है ना, जो मेन मुख्य फसलें है ना वो सारी सिलेक्टेड है, जैसे गुआर नहीं है ना। और हर साल ये देखते रहते हैं कि किसका एरिया बढ़ा है घटा है, तो ये क्या करते हैं उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एक आध क्रॉप है, जैसे तुअर है, तुअर को हटा दिया, है ना, तुअर यहाँ नहीं होता, महाराष्ट्र में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, MP में ज्यादा होता है, तो उसको हटा दिया, है ना। और अब जैसे कुल मिला के ऐसा है कि 10 क्रॉप तो है आपकी खरीफ की, और 5 क्रॉप कौन सी है, रबी की, तो 15 क्रॉप है। 15 क्रॉप की क्या है, प्रिंसिपल जो मेन क्रॉप है राजस्थान की, उनके लिए वो क्या करते हैं, MSP डिसाइड करते हैं। डिसाइड कौन कर रहा है, देखो डेटा पहुंच गया किसके पास में, CACP के पास पहुंच गया। अब CACP क्या करता है, उन डेटा का एनालिसिस करता है, देखता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है ना, उसमें फैमिली लेबर ऐड करेगा, और MSP क्या कर देगा, वो डिसाइड कर लेगा। MSP डिसाइड कर लेगा इतना होना चाहिए, फिर वो रिकमेंड करेगा किसको, केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेगा कि साहब इस फलानी क्रॉप का आप जो है MSP इतना रखो। लेकिन जो फाइनल जो डिक्लेयर करने का काम है, अनाउंस करने का काम है, वो कौन करेगा, फिक्स कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो अनाउंस करते हैं, कौन करता है, प्रधानमंत्री जो जो होता है ना, उस कमेटी का जो वो होता है चेयरमैन, जो प्रधानमंत्री है वो क्या करता है उसको, कब, बिफोर सोइंग सीजन,
तो एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कब अनाउंस होती है? बिफोर सोइंग सीजन, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या बचा है अपने। सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में, देखो एक हेक्टर के अंदर, वेरी गुड, एक हेक्टर के अंदर, इधर देखो इधर देखो, एक हेक्टर के अंदर फार्मर जो कल्टीवेशन करता है और उसकी जो कॉस्ट आती है उसको अपन क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अब एक हेक्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन कर लिया उसने? मान लो सपोज करो 40 कर लिया, कितना कर लिया? 40। तो 40 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आई है वो तो क्या है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के अंदर अपने देखा कि ये यहाँ पे कितना, एक हेक्टर के अंदर 40 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब एक क्विंटल जो है ना, उसको प्रोड्यूस अगर करना हो तो कितना उसका कॉस्ट आएगा? एक क्विंटल। तो एक क्विंटल को जो प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी उसको अपन क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई। और ये बिफोर सोइंग सीजन ही क्यों अनाउंस करते हैं? ताकि किसान जो है उसको ये पता रहे कि जो गवर्नमेंट है, देखो ऐसा होता है कि एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो भी मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो आपको पता है किन दो फोर्सेस की वजह से होता है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर मान लो किसी टाइम पे अच्छी बारिश हो गई है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी। और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो सप्लाई जैसे बढ़ जाएगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सप्लाई के बढ़ने पे प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन अपन तो देखा था, लोब सप्लाई क्या कह रहा था? लोब सप्लाई क्या कहता है कि सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। इनवर्स किसने कहा? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहां तो अपन कह रहे हैं कि सप्लाई के बढ़ने पे प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। ये क्या सिस्टम है? ये उस दिन भी मैंने क्लास में बताया था, है ना, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। अपन ने उस दिन पढ़ा था जब ये कहा था कि प्राइस जब बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई, जो सेलर है क्वांटिटी सप्लाई अपनी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो प्राइस से सप्लाई की तरफ जाएंगे तब क्या है? आपका पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन जब सप्लाई से प्राइस की तरफ आएंगे तो नेगेटिव रिलेशन। जैसे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ते क्या हो जाएगा? प्राइसेस, अभी जैसे प्याज है, प्याज की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रही है ना। मतलब अभी जो खरीफ का जो प्याज था, है ना, वो आया नहीं है मार्केट के अंदर। अभी मार्केट के अंदर खरीफ का प्याज नहीं आया। जैसे दिवाली के बाद है ना, दिवाली के बाद देखना बिल्कुल 5-10 रुपए किलो आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में अभी खरीफ का प्याज जो है अभी आया नहीं है। अभी चल रहा है, हार्वेस्टिंग चल रहा है, धीरे धीरे तो आएगा मार्केट के अंदर। तो अभी क्या है, जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जो है मार्केट के अंदर क्या है? अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे सप्लाई बढ़ेगी प्राइस वापस क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ऐसा है। तो ऐसा होता है कि जिस ईयर में आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी उस ईयर में प्राइसेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि किसी ईयर के अंदर जो प्राइस है, देखो प्राइस जो है, जो मार्केट प्राइस की अपन बात कर रहे हैं, वो क्या मिले? उसको कम मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर जो है अपना खर्चा, जो खर्चा लग रहा है ना उसको, एक्सपेंडिचर जो खर्चा और कॉस्ट आ रही है उसको भी रिकवर ना कर सके। हो सकता है ऐसा। देखा होगा आपने कि कई बार तो किसान को अपना जो जो कॉस्ट आई है ना वो भी पूरी नहीं मिलती है उसको, है ना। तो उससे बचने के लिए जो सीएससीपी है वो जो है एमएसपी का क्या करती है? फार्मर को कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है उस कंडीशन में आप सबको पता है कि प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन हम जो है आपसे वादा कर रहे हैं कि हम जो है आपको एमएसपी पे आप पे परचेज कर लेंगे। आपको आपकी इच्छा है कि आप ओपन मार्केट में बेचो। अगर अगर मान लो एमएसपी से ज्यादा अगर ओपन मार्केट के अंदर अगर प्राइस ज्यादा है तो आप वहां सेल करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में प्राइस कम है तो आप हमारे पास लेके आओ। लेकिन इसमें भी काफी सारा घपला है। इसमें मैंने बता दिया, एफसीआई वाले और जो मंडी वाले हैं वो मिलकर के क्या करते हैं। मेरे 2-3 नोन है एफसीआई में जो काम करते हैं, रिटायर्ड हो गए अब तो, लेकिन वो बताते हैं, बोले हमने तो नहीं किया ऐसा, लेकिन ऐसा जनरली करते हैं लोग बाग, है ना। मंडी और एफसीआई वो डिस्कस नहीं करेंगे क्या है मैटर, ठीक है। तो ये बिफोर सोइंग सीजन इसलिए करते हैं ताकि फार्मर को पता लग जाए कि हाँ गवर्नमेंट जो है मेरे को इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे मेरे को इतना पैसा क्या करेगी? देगी, ठीक है ना। तो वो जिस कमोडिटी का ज्यादा प्राइस है वो उसी को क्या करेगा? ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा थोड़े का फार्मर के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जहां का रहने वाला है। अब जालोर में जीरा प्रोडक्शन होता है तो कोई कहाँ पे भरतपुर वाला कहेगा कि नहीं मैं भी जीरा प्रोडक्शन करूंगा, ऐसा थोड़े हो जाएगा? थोड़े होगा भैया। भाई जहाँ पे जो जिस कमोडिटी के लिए जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन सूट करेगी वही प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी वहां जनरली जो भी है ना, हमने देखा है कि जनरली जो है खरीफ के अंदर बाजरा, ज्वार, है ना, मक्का नहीं, मतलब ओवरऑल सब जगह जो प्रोडक्शन हो जाता है ना। और रबी के अंदर आपने देखा होगा, रबी के अंदर गेहूं है,
रबी के अंदर गेहूं है और सरसों है, ये लगभग सभी एरिया के अंदर प्रोडक्शन हो जाता है। तो सभी फार्मर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो देख लेते हैं कि यार इसकी एमएसपी ज्यादा है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी बात हो गई। देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है कौन है, विजय पॉल शर्मा। इनसे मिला हुआ हूँ, हमारी एक मीटिंग हुई थी गुजरात के अंदर गांधीनगर में, तब उस दिन वहाँ इनसे मिला था। और वहाँ पे बहुत सारे 19 स्टेट के जो है वो आए थे, डेलीगेट्स आए थे 19 स्टेट से। जैसे राजस्थान से हम 2 लोग गए थे, ऐसे सभी स्टेट से लोग आए थे, है ना। जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये सीसीपीसी जो है ना, पोस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप, जो इसके अंदर, तो इसके अंदर हम सब लोग गए थे वहाँ पे। तो अलग अलग स्टेट से फार्मर के जो लीडर हैं, फार्मर जो एसोसिएशन बने हुए हैं, उनके लीडर भी आए हुए थे। तो उन्होंने भी बात बताई थी कि यार हमारे यहाँ पे इस कमोडिटी के लिए भी आप क्या करो, एमएसपी डिसाइड करो। लेकिन वो काफी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, छोड़ो उसको। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कई बार जो है इसकी डायरेक्ट जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सीएससीपी कब आया, 1985, लेकिन जनवरी 1965 के अंदर ये पहले क्या था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, जो कि 1985 में रीनेम करके क्या कर दिया गया, सीएसीपी कर दिया। ठीक है, अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, विजय पॉल शर्मा। ठीक है, द एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एट लीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एमएसपी के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका 1.5 गुना क्या होता है, एमएसपी होता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। उसके बाद टू इंसेंटिवाइज, मतलब प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, किसको, कल्टीवेटर्स को, टू अडोप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें। भाई मैंने कह दिया कि मैं इस कमोडिटी पे इतना पैसा दूंगा, तो फार्मर क्या करें, इससे कि भाई मेरे को ज्यादा प्राइस मिलेगा, तो फार्मर क्या करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा, ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो उस ये बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी कंट्री के अंदर जो डिमांड है उसको क्या कर सकते हैं अपन, पूरा कर सकते हैं। और ये जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड है ना, डिमांड जो है कब काम आती है, कब काम आती है, जब अकाल पड़ गया मान लो, है ना, ड्रोट हो गया, काफी टाइम से जो है प्रोडक्शन हुआ नहीं अच्छा, या मान लो कि अब जैसे यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं, उधर इजराइल लड़ रहे हैं, तो अब क्या है, खाने पीने की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। इस केस में क्या होगा, जो स्टोरेज अपने पास में पड़ा हुआ है गोडाउंस के अंदर जो है, उसको क्या करना है, फिर बाहर निकालना है। तो वैसे भी नॉर्मली जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू 5 रुपए किलो अनाज मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता, गाँव के अंदर फेयर प्राइस शॉप होती है ना, फेयर प्राइस शॉप जो होती है, वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या, 2 होते हैं, एक रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक होता है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकानें होती है, वहां पे आपको क्या मिलता है, फूड ग्रेन अवेलेबल होता है। अब जिस लोकेशन में जो कंजम्पशन किया जाता है, कहीं पे चावल मिलेगा, कहीं पे दाल मिलती है, कहीं पे अनाज मिलता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान हो, तो शुगर भी मिलती थी, केरोसिन भी मिलता था, आपको ध्यान हो। तो समय समय जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिवाइज करती रहती है और इसको चालू रखती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, चलो ये लिख लो पहले, तो ये लिख लो, हर साल एमएसपी निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। एमएसपी और सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की होती है। हाँ, ध्यान रखना, ये जो है कमीशन है, लो नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती नहीं हम खरीदेंगे खरीदेंगे, आप तो प्रोडक्शन करते जाओ, हम आपको वादा करते हैं, कंफर्म है कि हम आपसे ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो हर एक किसान जाकर के गवर्नमेंट के आगे पटक देगा, लो खरीदो साहब। अरे भाई क्या करूंगा, खरीद, मेरे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, गोडाउन नहीं है, वेयर हाउस ही नहीं है, नहीं है, वास्तव में नहीं है। आप कभी देखोगे, अभी कभी ऑफ सीजन में किसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, है ना, बारिश हो जाती है, तो वो भीग जाता है सब अनाज। और वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारा अनाज तो भिगो दिया जाता है ना, जानबूझ करके, चूहे खा जाते हैं, हजारों क्विंटल, हजारों टन जो है चूहे खा जाते हैं, कितना, इतने भूखे पैसे रहते हैं कि चूहे भीग जाएंगे और सड़ जाएंगे, तो जितने भी बेवरेज जो है ना, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उनको बेच देंगे।
अभी न्यूज़ में भी आया था, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको कुछ राशन का किट दिया था, उसमें जो कई कई लोगों ने ये इशू किया, मतलब जनरेट किया कि यार जो आपने राशन दिया उसको खराब है, खराब क्वालिटी का उसके अंदर, तो अनाज खराब है। मोबाइल बांटे तो मोबाइल किसी के फट गए, मोबाइल ब्लास्ट हो गए थे ना। तो नहीं पता, अरे तुम्हें नहीं मिला तो इसलिए नहीं पता है। सेकंड पैराग्राफ समझ में नहीं आया, सेकंड पैराग्राफ समझ में नहीं आया भैया, इसमें कुछ नहीं है। जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो क्या करती है, फार्मर से उसका जो प्रोडक्शन है वो खरीदती है, परचेज करती है, किस पर, किस रेट पर, जो एमएसपी है वो जो उसने डिक्लेयर किया है उस पर, ठीक है। तो एमएसपी जो है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, वो कैसे डिसाइड हो कि एमएसपी इतनी रखी जाए किसी भी क्रॉप की। तो अपन ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, एवरेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना दे दो उसको। जैसे सपोज करो कोई फार्मर है, उसको 1 क्विंटल, अपन फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं, अगर 1 क्विंटल को अगर उसको प्रोड्यूस करने में जो है 100 रुपए लग रहे हैं, है ना, कॉस्ट कितनी आ रही है 1 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में, 100 रुपए आ रही है, तो इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना कितना हो गया, 150 रुपए दे दो। तो यही क्या हो जाएगी, उस कमोडिटी की एमएसपी हो जाएगी, बस ये है। अभी तो बहुत कुछ है इसमें, सीएसईपी में अभी तो बहुत कुछ है, लिखो फटाफट। कितनी सीएससीपी के द्वारा कितनी जो क्रॉप्स हैं उनकी एमएसपी डिसाइड होती है, 22, 21, 15, 21, 22, मत पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पूछ रहा हूँ क्या आपको पता है क्या। हाँ उसको पता है तो टोटल 23, लेकिन उसमें क्या होता है 22 क्रॉप की तो क्या होती है एमएसपी, और शुगर केन की होती है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, है ना, उचित एवं लाभकारी मूल्य, अभी बताएंगे वो क्या है। सीएसईपी जो है वो बोलते कितने हैं 23 क्रॉप, उसमें से 22 के लिए वो एमएसपी होती है, और एक जो शुगर केन है उसके लिए एफआरपी होती है। वो क्यों होती है, उसके लिए भी एमएसपी क्यों नहीं होती है वो भी बताएंगे। उतार लिया क्या। चलें आगे। जो बाहर से आए थे उनको मैंने बताया, देखो सर फार्मर की स्थिति देखो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, फिर उससे मुकाबले से पूछो भी सही इनसे, है ना, कि क्या तो खाते हैं, बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है। आप लोग है जो एमएसपी को बढ़ाते नहीं हो बिल्कुल ही, आप ऐसा सोचते हो कि अब देखो ना कच्चे घर बने हुए हैं, है ना, क्या तो इनकी सिक्योरिटी आप देखो कच्चे घरों के अंदर है ना, बारिश आ जाएगी तो बारिश पानी से मतलब अंदर घर टपक रहा है कोई प्रॉपर तरीके से इनका कोई रहन सहन देखो आप बिल्कुल नहीं है। अब आप अब पता है कि क्यों भेजा उनको, उनको ये भेजा है सीएससीपी को क्या डाउट है, डाउट इसलिए है कि यार जो प्राइसेस है वो अचानक कैसे बड़ी, हार्वेस्टिंग के अंदर प्राइसेस जो है नॉर्मली 250 रुपए 300 रुपए हार्वेस्टिंग में लेबर की प्राइस, और किसी टाइम 500 600 रुपए हो गई, ये कैसे हो गया भाई। हो सकता है ना, ऊपर बादल छाए हुए हैं, किसान की फसल खेत में खड़ी है, लेबर मिल नहीं रहे हैं, लेबर मिल नहीं रही है, अगर मान लो बारिश हो जाएगी तो पूरा खत्म हो जाएगा फसल, तो उसको लगता है कि 2 3 दिन में बारिश आ ही जाएगी, तो वो क्या चाहेगा,
तुरंत इसको क्या करो, हार्वेस्ट करो, फटाफट थ्रेसिंग करो, निकलवाओ। तो लेबर मिलेगी क्या मार्केट में? नहीं। 5 साल के बच्चे को पकड़ के लाए, चल बेटा चल खेती के अंदर काट ले चल, गेहूं काट ले, ये काट ले, ऐसा होता है क्या? नहीं। अपन ने कहा ना भाई, जो लेबर है उसकी सप्लाई क्या बताया था मैंने, डिमांड और सप्लाई का बताया था मैंने, पता नहीं है ना। तो अपन ने क्या कहा था कि ऐसे लेबर इंक्रीज नहीं कर सकते, अपन बढ़ा नहीं सकते। आप कहो कि इतनी डिमांड करोगे उतनी सप्लाई नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, 300 400 500 600 तक पहुंच जाते हैं, ज्यादा चार्ज करते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो आगे। ठीक है, तो ये बात अपन ने बता भी दी है। वैसे एमएसपी जो है अनाउंस होती है कब? बिफोर सोइंग सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। एमएसपी जो रिकमेंड करता है कौन? सीएसीपी करता है। एमएसपी अनाउंस जो है, देख ध्यान रखना, एग्जाम में क्या पूछ रहा है, पूछेगा अनाउंस कौन कर रहा है, रिकमेंड कौन कर रहा है, डिक्लेयर कौन कर रहा है, फिक्स कौन कर रहा है, वो वर्ड का ध्यान रखना। और उसके हिसाब से, क्योंकि एमएसपी का नाम आते ही आपके दिमाग में सीएसीपी आएगा कंफर्म, 100% है। और ऑप्शन में दूसरा भी होता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है ना। तो एमएसपी अनाउंस एंड फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सीसीईए है ना, सीसीईए होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, है ना, जो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ना, ये है। तो ये करता है, ये बताई दिया अपन ने 1.5 टाइम्स जो है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है, जिसके अंदर स्वामीनाथन जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था। कौन सा फॉर्मूला है? 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो है जिसमें अपन कह रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कॉस्ट जो A2 है उसमें क्या करना है अपन को, फैमिली लेबर जो है उसकी कॉस्ट को ऐड करना है। तो जो कॉस्ट A2 है वो क्या होती है? कॉस्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर लीज इनलैंड, जो मैंने बता दिया नहीं है, ये मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें बोल दी है, लिख लो इसको। ये है ना, ये याद रखना ये। तो सीएसईपी का काम इतना ही है, डेटा आ रहे हैं एनालिसिस कर लो, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को है जो ये जो है ना कैबिनेट बना रखा है, इसके अंदर उनको बता दो कि हाँ इस कमोडिटी का इतना हम एमएसपी रखना चाह रहे हैं, रिकमेंड कर दो आप तो बस। अब जो कुछ करना है वो इनके हाथ में है, कितना रखना है कितना नहीं रखना, ऐसा। 2 साल पहले बहुत कम पढ़ाया जाता था सीएससीपी के बारे में, लेकिन जब से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है ना, उसके बाद से एमएसपी का तो बहुत तगड़ा इश्यू हो गया, बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद से सब लोगों को ये जानने की इच्छा होगी, यार एमएसपी है क्या, एमएसपी है क्या। बस सीधी सी बात है, जो भी कोई अपना प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइस का डिटर्मिनेशन वो खुद ही तो करता है, लेकिन फार्मर के केस में कौन करता है? व्यापारी करते हैं। और उन व्यापारियों को तो हटाने के लिए इनाम लाया गया, लेकिन उसको भी सक्सेस नहीं होने दिया जा रहा। उसमें फार्मर को बहका दिया जाता है कि क्या, अरे क्या है क्या, बहुत सारी वो कर देते हैं उसको। और इंडिया में तो है ही फ्री में एडवाइस, है ना, फ्री में देंगे आपको बिल्कुल अच्छी अच्छी। और एक बार मन में कोई भी भ्रम पैदा हो गया ना, आ गया दिमाग में भ्रम पैदा हो गया, बस वो कभी नहीं निकलेगा, कोई दवाई नहीं बनी उसकी। चले। तो क्या हर साल बच्चे, सर ये स्वामीनाथन कमेटी में क्या फॉर्मूला दिया था,
ये क्या है, ये क्या है, तो फिर वो धीरे धीरे ऐड करते चले गए, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं, है ना। बाकी पहले तो कम ही पढ़ाया जाता था सीएसबी के बारे में भाई, कि 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आया, 1985 में उसको रिनेम कर दिया, एमएसपी होती है वो कब अनाउंस होती है, कौन करता है, कौन फिक्स करता है, बस ये सारा रिकमेंड कौन करता है, ये पढ़ाया जाता था, बाकी कुछ नहीं पढ़ाते थे। क्वेश्चन भी वहीं से आता था, पर आजकल धीरे धीरे जो है चेंज होता जा रहा है। सर एमएसपी पर बचने के लिए टोकन नंबर ही 2-3 महीने बाद आता है बेचने पर। हाँ वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ ना, गेम यही तो चलता है। किसान का देखो समस्या क्या होती है, पूरे राजस्थान के अंदर आपको पता है हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्रो कंडीशन अलग अलग, सोइंग टाइम भी अलग अलग है, हो सकता है कोई 10 दिन पहले, हो सकता है 10 दिन बाद में, तो प्रोडक्शन भी सबका अलग अलग आएगा। अब मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन पता है, गवर्नमेंट को पता है कि इस फलाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्शन जो है इस महीने में आ जाएगा, तो मैं अपने सेंटर इसी टाइम पे ओपन कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो सेंटर ओपन करते हैं कुछ दिनों बाद, जब फार्मर, क्योंकि फार्मर को नीड क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम फार्मर क्या है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर है, कम छोटे किसान है, सीमांत किसान है, तो उनको केस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और वो सेंटर को ओपन करते हैं थोड़ा लेट। तो किसान को तो पैसा चाहिए ना, वो इंतजार थोड़े करेगा सेंटर को ओपन होने के लिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। आप किसान, आप कई सारे हो सकते हैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, कई हो सकता है गांव में भी रहते हो, लेकिन वास्तविकता जब देखोगे ना फार्मर्स की कंडीशन क्या है, तब आपको पता लगेगा। आप देखो उनकी कंडीशन क्या है, तो फार्मर को तो पैसा चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा पैसों की, क्योंकि कई सारी चीजों में पैसा चाहिए होता है। तो वो सेंटर ओपन लेट करते हैं, जब तक किसान अपना मंडी में बेच देता है, और मंडी का बेचा हुआ किसको करोगे? छोड़ो उसको तो। अब यहाँ देखो, सीएसईपी जो है रिकमेंड करता है एमएसपी कितने, 22 जो है मैंडेट क्रॉप जो है ना, जो मेन जो है ना, अपन जैसे राजस्थान में कितने 15 है, तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब मिला करके कितनी है टोटल, 22 प्लस एक जो है कौन सी, शुगर केन, क्या है, शुगर केन। शुगर केन के केस में क्या होता है, एफआरपी। एफआरपी तो आया कब था, 2009-10 में आया था, कब आया था, 2009-10 में आया था। अभी एफआरपी क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई एफआरपी की, ये जो एमएसपी क्यों नहीं होनी चाहिए उसके लिए। अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको खरीदती है ना, और गोडाउन में डाल देती है, जब जरूरत पड़ेगी तब देगी, ऐसा ही है। अब गवर्नमेंट क्या शुगर केन को खरीदेगी क्या, खरीद लेगी मान लो, फिर कहाँ डालेगी, गोडाउन में डालेगी। गोडाउन में डालने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है उसका लॉस हो जाएगा, हो सकता है ना, तो गवर्नमेंट फिर क्या समस्या हो जाएगी, तो उसके लिए फिर कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा, और उसमें भी क्या शुगर क्वालिटी खराब हो सकती है, कोई पता थोड़ा है जरूर, कितने दिनों तक स्टोर रखेगी। और शुगर केन काम किसका आएगा, शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए है, उसके कई बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, वो बाई फ्यूल के लिए काम में आते हैं ना। तो होता यह है कि जो शुगर मिल होती है, जो शुगर मिल होती है ना, पहले तो ऐसा होता था 9-10 से पहले जब एफआरपी नहीं आया था, तो शुगर मिल ऐसा था कि फार्मर और शुगर मिल जो है ना आपस में बात करके, भाई ठीक है इतना पैसा है, आधा तू रख आधा मैं रख लेता हूँ, बात खत्म, है ना, आपस में बात कर लेते थे, हो जाता था। लेकिन फिर फार्मर का क्या होने लग गया कि यार ये जो शुगर मिल वाले बदमाशी करने लग गए, टाइम पे पैसा नहीं देते थे, और कहने लगे कि नहीं इसमें तो इतना ही है, इसमें जैसे देखो मान लो अगर मिल्क है, मिल्क को अगर किसी दुकान पे बेचने जाएंगे, तो वहां पे जो जो दूध ले रहा है ना, जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे, तो फैट के परसेंट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है ना, जो भी ये फैट परसेंट है उसके हिसाब से पैसा देता हो, तो यहाँ पे भी वो शुगर कंटेंट के हिसाब से पैसा कर देते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि अगर 10.25% जो है पर जो क्विंटल जो है ना, अगर गन्ना है तो उसमें अगर इतना परसेंट अगर शुगर है ना, तो वो देंगे आपको, जैसे अब जो है प्रेजेंट टाइम में 375 रुपये पर क्विंटल, इतना देते हैं, एक क्विंटल पे कितने देते हैं, 375 रुपये, अभी बढ़ा दिए 75 रुपये, पहले 305 रुपये थे, ठीक है ना। तो अभी जो है 23-24 के अंदर जो है 375 हो गए, है ना, तो ये 375 रुपये पर क्विंटल जो है वो देते हैं। अब इसमें समझो कि ये जो शुगर मिल वाले हैं बदमाशी करने लगे और कहने लगे फार्मर को, और टाइम पे पैसा भी नहीं देते कि यार आपके तो इसमें शुगर परसेंटेज कम है, और ये बेकार क्वालिटी का है, इसमें रस नहीं है, ये मीठा नहीं है, कि शुगर जो है कम क्वालिटी खराब होगी, ऐसा वैसा करके बहुत सारा इनके साथ फार्मर के साथ डिस्प्यूट होने लगे। फिर गवर्नमेंट को आना पड़ा, बीच में आना ही पड़ता है, फिर क्या करे, जैसे अपन ने कहा ना कि बैंक वाले सारे प्राइवेट थे, पैसा नहीं देते थे, तो गवर्नमेंट को उनको नेशनलाइज करना पड़ा, मनमानी कर रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है फिर आया कब, 9-10 में एफआरपी को लेके आ गए। अब एफआरपी के अंदर क्या है कि
फार्मर जो है, ऐसा है कि आप गवर्नमेंट को मत बेचो, आप डायरेक्ट जो पहले बेच रहे हो शुगर मिल को, उन्हीं को बेच दो। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस होगी एफआरपी होगी, है ना, एफआरपी मतलब जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो फेयर जो है वो किसके लिए है? शुगर मिल के लिए। किसके लिए? शुगर मिल के लिए। और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है ना, वो किसके लिए हो जाएगी? फार्मर के लिए हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि ये जो एफआरपी जो है ये किसके द्वारा होता कौन है? कौन करता है इसको? रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी करता है। करेगा कौन? करता तो सीएसीपी ही है, लेकिन जो परचेज कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं परचेज करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? वो परचेज कौन करता है? शुगर मिल करता है। कौन परचेज करता है? शुगर मिल करता है। अगर एमएसपी होता तो एमएसपी फिर वो दिक्कत आती है गवर्नमेंट को, क्योंकि सारे के सारे जो है गवर्नमेंट परचेज कर रही है, तो इसको भी गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है शुगर मिल परचेज करती है, और जितना उसका होता है एफआरपी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिर ये क्या करती है? रिकमेंड करती है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता देती है कि हाँ ये जो है इसकी एफआरपी इतनी होनी चाहिए, तो कह दिया भाई हाँ 375 रुपये पर क्विंटल है, तो इसको पे कर दो, खत्म बात। इसलिए इसको क्या किया गया? अपन ने एफआरपी बताया, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अप्रूव कौन करता है? वही कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीएससीपी इज एन अटैच ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। खरीफ क्रॉप के अंदर, खरीफ जो सीजन है उसके अंदर टोटल कितनी क्रॉप आती है? 14। रबी के अंदर कौन सी है? 6 क्रॉप, और 2 कौन सी है? कमर्शियल क्रॉप। वो कौन कौन सी है ये सब आगे है, ये लिख लो पहले। बहुत ज्यादा है, बहुत लेंदी है। हाँ? अभी प्रेजेंट टाइम में 375 रुपये पर क्विंटल है एफआरपी। तो इसमें ऐसा होता है कि जो शुगर मिल है और गवर्नमेंट जो है दोनों मिलके बैठ के बात करते हैं कि यार अभी जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो शुगर निकल रही है शुगर केन से, है ना, वो उसका जो बोलते हैं बेसिक रेट जो कितनी निकल रही है, वो जैसे अपन कहते हैं मिल्क में इतना फैट परसेंट है ना, मिला देते हैं वो। दुकान पे जब आप मिल्क दूध बेचने जाओगे ना, तो वो उनके पास में जो फैट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी वो गड़बड़ कर देते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं। नॉर्मल वही बात है, आप सब्जी खरीदने जाओ तो जो तराजू है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ करके रखते हैं, तो वैसे ऐसी ही ना सब जगह। तो कह देते हैं कि इसमें शुगर परसेंटेज कम है तो आपको कम मिलेगा। अरे भैया मनोज, अभी पिछली स्लाइड में तो बताया था सीसीई का फुल फॉर्म, कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और इसका चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम। आप जब देखते होंगे एमएसपी जब अनाउंस होती है तो प्रधानमंत्री की फोटो आती है उस पर। एक तरफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, एक तरफ प्रधानमंत्री होता है। हो गया? अभी आएगी आगे। कौन सी बता रहे हो? एक तो कोपरा, कौन सी बता रहे हो? कौन कौन सी है? कॉटन और शुगर केन और कॉटन? नहीं। तो क्या है? हो गया क्या? चलो आगे। लिखो 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 फटाफट लिखो।
एमएसपी जब भी, अब रबी क्रॉप सीजन चल रहा है ना, तो इससे पहले आ गई एमएसपी, खरीफ की तो, रबी की तो आ गई। कब बढ़ा, किसका बढ़ा दिया? हाँ तो वीट का बढ़ाया दिया ना, बढ़ा दिया, उसके बाद फिर रबी सीजन स्टार्ट हो गया। ये है, ये देखो यहाँ पे, देखो 7 तो सीरियल है, अरे इधर देख लो, इधर इधर 7 सीरियल है, कौन कौन से हैं? 5 पल्सेज है, 5 पल्सेज है, 7 ऑयल सीड है और 4 कमर्शियल क्रॉप है ना। कोपरा शुगर केन इसलिए हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे क्या है? एफआरपी है। कॉटन और रोजू। कोपरा पता है? कोपरा नारियल कोकोनट, बस। और क्या इसमें से कौन सा नहीं आता? रागी पता ही है आपको, रागी पता है ना? रागी माइनर क्या होता है? मिलेट। कौन सा? फिंगर मिलेट। मिलेट का ही समय चल रहा है, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है, तो ये फिंगर मिलेट है। और ये क्या है? नाइजर सीड। नाइजर सीड देखा कैसा होता है? नहीं देखा? ब्लैक कलर का होता है ऐसे, ब्लैक कलर का, जो आपके एस्ट्रेसी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली है ना, जिसमें सनफ्लावर सेफ्लावर ही आते हैं सब, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं नाइजर सीड। देख लेना, इमेज देख लेना आपको, अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो तो। बाकी तो आप लगभग मेरे हिसाब सब जानते हो, सेफ्लावर, सनफ्लावर, सिसेमम, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट सब जानते हो। क्या? जो लगा लो। देखो ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कमोडिटी, कोई भी है ना, कोई भी क्रॉप, अगर आप ऑर्गेनिकली आप उसको अगर ग्रो करना चाह रहे हो, तो उसकी कुछ शर्तें हैं गवर्नमेंट की। मिनिमम आपको 3 साल तक उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 साल के लिए ग्रो करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो फील्ड है वो दूसरे फील्ड से बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि इसका बारिश हुआ तो क्या हुआ, आपका जो पड़ोसी है खूब फर्टिलाइजर केमिकल खूब डालता है, तो उसका पानी बह करके आपके फील्ड में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चारों तरफ मेड होनी चाहिए, है कि नहीं? हो सकता है वो यूरिया यूज करता हो, यूरिया इसमें आ रहा हो। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक मिल्क है, ऑर्गेनिक वो है। अरे ऑर्गेनिक मिल्क कहाँ से होगा? जानवर जो चारा खा रहे हैं वो यूरिया फोडर के रूप में यूरिया खिला रहा होगा उसको, यूरिया डाल रहा होगा, तो वो फोडर के रूप में आ रहा है उसके यूरिया उसके अंदर, तो ऑर्गेनिक मिल्क कहाँ से हो गया? और आजकल हर कोई है ना अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस है कि यार मैं थोड़ा ध्यान दूं, अब है ना, बीमारियां खूब होने लग गई, और होगी सही बिल्कुल, फास्ट फूड खाओगे तो। और फास्ट फूड वाले पता नहीं ऑयल कितने दिनों से यूज कर रहे हैं उसी को ही, बार 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 बार। एक सीमा होती है उसका यूज करने का भी, है ना। पर क्या है, ऐसे चटपटे मसाले इतना ऐसा डालते हैं कि बस। अब सर्दी आ गई, अब सर्दी में बस वही चटपटा गरम, बस वो चाहिए, तो बस फिर वो बेचारी इंटेस्टाइन है ना, वो है ना, वो बर्बाद हो जाएगी पूरी। चलो आगे आते हैं, आते हैं। देखो लिखो, फटाफट लिखो। बताया तो है, नाइजर सीड एस्ट्रेसी फैमिली का है, ब्लैक कलर का सीड होता है।
है ना, ब्लैक कलर का सीड होता है, ऐसे थोड़ा लंबा लंबा सा, छोटा सा होता है। आप देख लो ना यार, मोबाइल सीधा है, गूगल पे डाल लो नाइजर सीड। नहीं मेरे को नहीं करना, आप लिखो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो। हो गया। हाँ ये देख लो फटाफट। कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस हैं, है ना, कौन कौन सी है? सिंपल सिंपल सी है। पहली क्या है? प्रोक्यूरमेंट प्राइस। पहली कौन सी है? प्रोक्यूरमेंट प्राइस। प्रोक्यूरमेंट प्राइस के बारे में सुना है पहले? नहीं सुना। तो जो एफसीआई है ना, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट मतलब जो एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? देखो, एक तो होती है प्रोक्यूरमेंट प्राइस और एक होती है एमएसपी। तो एमएसपी पर फार्मर से गवर्नमेंट परचेज कर ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, है ना, गोडाउन्स के अंदर डालने के लिए, वो क्या करती है? फार्मर से क्या करती है भाई? एमएसपी तो क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मैं जैसे मैंने कह दिया कि मैं आपको इस क्रॉप को उगाओगे तो मैं बदले में आपको कितना दूंगा, वो मैं वादा कर रहा हूँ, मिनिमम 100 रुपये तो दूंगा ही दूंगा आपको, लेकिन इससे मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। जो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? परचेज करूंगा फार्मर से, है ना, और जिस प्राइस में मैं परचेज करूंगा ना, उसी को मैं क्या कहूंगा? प्रोक्योरमेंट प्राइस कहूंगा। और ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है वो क्या होती है? एमएसपी से ज्यादा होती है। एमएसपी से क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो मार्केट प्राइस है, देखो, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, फिर एमएसपी होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से भी कम हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका? प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये लिखा हुआ है, इट इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्यूर, मतलब खरीदती है, परचेज करती है, कमोडिटीज फ्रॉम फार्मर्स और प्रोसेसर्स टू फीड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेन बफर स्टॉक। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में क्या है? सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस, सीलिंग का मतलब होता है छत, है ना, अपर लेवल पे। ठीक है ना, तो जो जो कंज्यूमर है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो व्यापारी है अनवारंटेड जो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, अपनी कॉस्ट ऐड कर देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो जो कंज्यूमर है उनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है एक सीलिंग प्राइस को क्या कर देती है? फिक्स कर देती है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना। समझ रहे हो ना आप? तो वो प्राइस कौन सी होती है आपकी? सीलिंग प्राइस। इट इज एन अपर प्राइस लेवल ऑफ ए कमोडिटी फिक्स बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनवारंटेड प्राइस राइज, है ना, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं ना, उसको रोकने के लिए ये कैसा करता है। उसके बाद क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है? इश्यू प्राइस। तो गांवों के अंदर फेयर प्राइस शॉप होती है, उचित मूल्य की दुकानें होती है। वहां पर जो पॉपुलेशन है उनको जिस प्राइस पर फूड ग्रेन वगैरह जो भी दिया जाता है, उस जिस प्राइस पे दिया जाता है उस प्राइस को अपन क्या कहते हैं? इशू प्राइस। तो लिखा हुआ है, इट इज द प्राइस एट विच द कमोडिटीज आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स आर फेयर प्राइस शॉप, है ना, उचित मूल्य की दुकान है, उसको क्या कहेंगे? इशू प्राइस। हो गया, लिख लो तुम। हाँ बैठे बैठे देख रहे हैं सर कितना लिखे हैं, लिख लिख के हाथ टूट गया। सेकंड समझ में नहीं आई? सेकंड कौन सी है? सीलिंग प्राइस। अरे भैया बात ऐसी है कि आपने बैंक में भी देखा होगा, सीलिंग परसेंट, है ना, और एक फ्लोर परसेंट होती है। जो आरबीआई होता है वो ये कहता है कि अपर लिमिट आप ये रखो और लोअर लिमिट ये रखो, बीच में आप अपने हिसाब से जो जो भी रेट रखनी हो, है ना, जो भी इंटरेस्ट रेट रखनी हो ना, वो अपनी मर्जी से रखो आप। तो ऐसे ही क्या है कि मार्केटिंग चैनल में अपन देख रहे हैं कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है डिफरेंट मिडिल मैन के होते हुए कहाँ तक पहुंचता है? कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये जो है प्राइस जो है कंटिन्यूसली ऐड होती जाएगी, क्योंकि मिडिल मैन उसके अंदर इन्वॉल्व है बीच में। हो सकता है प्रोसेसर हो, प्रोसेसर भी अपने कॉस्ट ऐड करेगा, फिर अपना मुनाफा ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद फिर बेचेगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जो है कितना पैसा पे करेगा? एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, वो तो अपने मनमर्जी से प्राइस रख सकते हैं कुछ भी। तो एक सीलिंग प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है कि हाँ इससे ज्यादा, है ना, कोई भी इस कमोडिटी का प्राइस इससे ऊपर नहीं रखेगा। तो वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो प्राइस है उस प्राइस को क्या कह रहे हैं? सीलिंग प्राइस कह रहे हैं। सर मार्केटिंग मिडिल मैन वाला तो बता दो। हाँ बता देते हैं, अभी बता देते हैं।
तो सुनो लक्ष्य, क्या होता है कि अपन कह रहे हैं कि फार्मर ट्रेडर को बेच रहा है, ट्रेडर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो फार्मर है उसके पास में 1 क्विंटल अवेलेबल है, 1 क्विंटल उसके पास क्वांटिटी है जिसकी मान लो प्राइस है मान लो 500 रुपए। अभी 500 रुपए जो प्राइस है वो किसको बेच रहा है? फार्मर ट्रेडर को बेच रहा है। ट्रेडर 500 रुपए में परचेज कर रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगा? ट्रेडर की परचेजिंग प्राइस कहूंगा। और इसी को मैं क्या कहूंगा? फार्मर बेच रहा है तो फार्मर की सेलिंग प्राइस कहूंगा। ठीक है, अब जो ट्रेडर है उसको लेके आएगा, स्टोरेज करेगा, स्टोरेज कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, तो उसको ऐड करेगा तो 500 रुपए जो उसका परचेजिंग कॉस्ट आई है उसमें वो अपनी कुछ जो मार्केटिंग की कॉस्ट आई है वो ऐड कर देगा। वो ऐड करने पे सपोज करो 50 रुपए आई है, वो हो गई मान लो 550 रुपए। तो 550 रुपए तो उस ट्रेडर की कॉस्ट हो गई, 500 रुपए तो परचेज करने की और 50 रुपए उसकी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, 550 रुपए। अब वो क्या कर रहा है? होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर को सपोज करो कितने बेच रहा है? 700 रुपए। तो 700 रुपए क्या हो गई? होलसेलर परचेजिंग प्राइस हो गई। और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ? जो ट्रेडर है उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो मार्केटिंग मार्जिन निकालने के लिए फॉर्मूला है, जैसे अपन मान लो ट्रेडर की मार्केटिंग मार्जिन निकालना है, ट्रेडर का मार्केटिंग मार्जिन, तो क्या करेंगे? ट्रेडर की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप घटा दो ट्रेडर की जो परचेसिंग प्राइस है माइनस प्लस इसका मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ट्रेडर की सेलिंग प्राइस कितने की है? 700 रुपए। तो 700 रुपए क्या आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। परचेज कितने में किया उसने? 500 रुपए में, 500 रुपए में। और इसका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कितना है? 50 रुपए है। तो कितना हो गया? 550। तो 700 में से 550 घटा दो, जो बचेगा जो आएगा वही क्या होगा? उसका मार्केटिंग मार्जिन ऑफ ट्रेडर होगा। फोर्थ वाली बता दो, फोर्थ वाली क्या? इशू प्राइस। अरे आपके गांव के अंदर आपने कुछ दुकानें देखी होगी गवर्नमेंट की जहां से उचित मूल्य की दुकान लिखा हुआ होता है, और वहां पे लाइन लग करके, है ना, लाइन लग करके वहां पे आपको गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है ना, 5 रुपए किलो। 10 रुपए है क्या? 2 रुपए किलो? 5 रुपए 10 रुपए किलो जो है आपको अनाज मिलता है, 5 रुपए किलो मिलता है शायद। नहीं, दो नहीं मिलता। पहले तो क्या स्टूडेंट को मिलते था, पहले क्या है बच्चों को स्कूल में जो बच्चे थे ना उनको भी मिलते थे, उनको भी मिलते थे, हमें पता है कि हमें मिलता था। राशन कार्ड, हाँ बस वही राशन कार्ड। हाँ, अरे वो ऐसा है कि बीपीएल वाले भी होते हैं उसमें, ध्यान रखना। तो जिस प्राइस पे देते हैं ना उसको इशू प्राइस कहते हैं, डिपो। अच्छा डिपो कहते हैं कि उसको, और सब जगह लोकल लैंग्वेज में अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो आज इतना ही है, कल फिर अपन आगे का देखेंगे क्या है। एमएसपी वैसे हो गई शायद, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सिंपल सिंपल से हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद।